Today we are going to start wave optics. अब वेव ऑप्टिक्स समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लाइट को लेकर के क्या क्या थ्योरीज थी. ठीक है, तो एक जनरल जो बात बच्चों को बताई जाती है वो ये है कि लाइट की दो थ्योरीज हैं. पहली ये है कि लाइट एज पार्टिकल ट्रैवल करती है, कॉप्सिकुलर मॉडल ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं. और दूसरी थ्योरी ये है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, कि लाइट वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है. अब इस पूरी हिस्ट्री को थोड़ा शॉर्ट में करके समझते हैं कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ. तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है 1637 में, जब रेने डेकार्ट्स ने दी कॉप्सिकुलर मॉडल ऑफ लाइट. कॉर्पस्कल्स का मतलब क्या है, या इसका मतलब होता है पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे पैकेट्स. तो लाइट जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है. और इन्होंने स्नेल्स लॉ को भी ड्राइव किया. स्नेल्स लॉ वो वाला लॉ है जो आप रिफ्रैक्शन में यूज करते हैं, है ना. तो स्नेल्स लॉ को ड्राइव किया और इन्होंने पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट दिया रेने डेकार्ट्स ने 1637 में. उसके बाद में आते हैं न्यूटन. अब न्यूटन वो इंसान है जो काफ़ी थ्योरी से रिलेटेड है फिजिक्स के अंदर. तो इसी वजह से, इसी तरीके से ऑप्टिक्स से भी रिलेटेड है. इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था ऑप्टिक्स ये वाला. ठीक है, स्पेलिंग ये है. ये किताब बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है, बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाती है. इस वजह से लोगों का मानना ये है कि ये जो कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट था ये रेने डेकार्ट्स ने नहीं बल्कि न्यूटन ने दिया था. बट ऐसा नहीं है. ये मॉडल ओरिजिनली डेकार्ट्स का है. उसके बाद में जो न्यूटन भाई साहब हैं उनकी किताब में उन्होंने इसको डेवलप किया, इस पर बात की, इसको आगे लेकर के गए. इस वजह से वो फेमस हो गए. उस मॉडल से उन्हें जोड़ा जाने लगा. बट एक्चुअली मॉडल डेकार्ट्स का है, उन्होंने सिर्फ उसको डेवलप किया था. ठीक है, फर्दर डेवलप दी कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट. इसके बाद में 1678 में डच फिजिसिस्ट जिनका नाम है क्रिश्चियन हाइगन्स जो है वो वेव थ्योरी ऑफ लाइट देते हैं कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है. अब जरा डेट में अंतर देखिए. 37 यानी 1640 में डेकार्ट्स ने थ्योरी दी, 1680 में हाइगन ने अपना वेव मॉडल ऑफ लाइट दिया. यानी 40 साल का अंतर है अप्रोक्सीमेट. 40 साल के बाद में आपकी पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट जो है उसके डेवलपमेंट होते होते वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो आ गई है, हाइगन ने दे दी है. अच्छा, इसमें दो तीन चीजें और हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. देखिए, जो कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट था उसके थ्रू जब हम रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करते थे तो हम ये कहते थे कि जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो पहले मीडियम की जो भी स्पीड होगी और दूसरे मीडियम की जो भी स्पीड होगी उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं अगर लाइट जो है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही है. अब रिफ्रैक्शन क्या होता है वो आप सब जानते हैं. रिफ्रैक्शन में बेसिकली जब भी लाइट एक सरफेस से दूसरे सरफेस में एंटर करती है तो वो या तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी. यानी सिंपल प्लेन डायरेक्शन में नहीं जाएगी जो उसको जाना चाहिए, है ना. भाई यहाँ से आ रही है तो उसको स्ट्रेट निकल जाना चाहिए सेम डायरेक्शन फॉलो करते हुए, है ना. बट रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता. जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसको अपना पाथ हल्का सा बेंड करना होता है. अब वो बेंडिंग नॉर्मल की तरफ होगी या अवे होगी डिपेंड करता है ऑन द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम. तो जो हमारा कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट था उसके अनुसार अगर टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग हो रही है ना, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो उस केस में जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है वो सेकंड मीडियम में ज्यादा होगी. ऐसा बिलीव था, ये बिलीव है. ठीक है, तो सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी अगर फर्स्ट मीडियम से आने वाली लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है सेकंड मीडियम के अंदर. तो बट जब वेव थ्योरी ऑफ लाइट आती है तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट में क्रिश्चियन हाइगन्स ने ये कहा कि आपका जो जैसे मान लीजिए फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, ये नॉर्मल है. लाइट अगर टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी तो सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी. ठीक है, तो ये बिल्कुल विपरीत स्थिति है. पहले में बोला गया कि अगर टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही है तो जिस मीडियम में जा रही है उसकी स्पीड, उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, है ना, उसके अंदर लाइट तेजी से चल सकती होगी. बट जब क्रिश्चियन हाइगन्स ने अपनी थ्योरी दी तो उन्होंने कहा कि नहीं, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो दूसरे मीडियम में कम होगी अगर टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है लाइट रे. तो अब ये दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्शन हो गई. मतलब बिल्कुल या तो आप इसमें बिलीव कर लो या इसमें बिलीव कर लो, क्योंकि दोनों उल्टी बात कर रही हैं, एक दूसरे से अलग बात कर रही हैं. अब इसके बाद में 1850 में, यानी इसके बहुत साल बाद, फौकॉल्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, है ना, साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि लाइट की जो स्पीड है वो वाटर में कम होती है, एयर में ज्यादा होती है. तो अब इससे जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है उसको मिल गया सपोर्ट.
क्यों? वेव थ्योरी ऑफ लाइट यही तो कह रही थी कि अगर हवा से पानी में जाएगी लाइट, और क्योंकि पानी में जाने पर उसकी बेंडिंग टूवर्ड्स ही नॉर्मल होती है, तो इस वजह से पानी में लाइट की स्पीड कम होगी हवा के मुकाबले। वही बात फुकॉल्ट ने कंफर्म कर दी बाय कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। और साइंस क्या है? साइंस इज बेसिकली जब आप किसी थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली कंफर्म कर लेते हो, तो वो थ्योरी जो है वो आपका एक सिस्टमैटिक मेथड से हम उसमें बिलीव करने लगते हैं, है ना। सिस्टमैटिकली जब आप उसको प्रूव कर लोगे उसके बाद ही तो आपको ये समझना है कि फुकॉल्ट के एक्सपेरिमेंट ने वेव थ्योरी को कर दिया सपोर्ट। ठीक है, अभी तक की किस्सा यहाँ तक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला स्टेप। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। 1801 में थॉमस यंग ने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया था जिसको इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, है ना, और बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। आप इसको जब आप खुद देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग, है ना। तो यंग का जो एक्सपेरिमेंट है वो लाइट के वेव नेचर को पूरी तरीके से प्रूव कर देता है। तो इस बात पे ठप्पा लग जाता है कि जी लाइट जो है वो पक्का पक्का वेव है, ठीक है। लेकिन अब इस एक्सपेरिमेंट के होने के बाद भी और पहले से जो भी चीजें हुई थी, क्रिश्चियन हाइगन्स की थ्योरी, वो सब आगे आने के बाद भी कुछ लोग जो थे वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि वेव जो लाइट वेव नेचर है लाइट का। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि पहली बात, आइजैक न्यूटन बहुत ज्यादा उनका एक अथॉरिटी था, उनका सम्मान था मार्केट में, साइंस के मार्केट में, ठीक है। लोग उनको बहुत ज्यादा मानते थे। तो जब न्यूटन ने खुद से इस थ्योरी को आगे रखा है अपनी किताब ऑप्टिक्स में, तो लोगों के लिए ये मानना बड़ा मुश्किल था कि ये थ्योरी गलत हो सकती है। पहली बात तो ये थी कि न्यूटन का जो वजूद था और न्यूटन ने जो इस थ्योरी को सपोर्ट किया था, कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट को सपोर्ट किया था, उस वजह से ये बड़ा मुश्किल हो रहा था वेव थ्योरी का आगे बढ़ पाना। दूसरी बात ये थी इसके ना चलने की कि वेव मानी जाती है कि हमेशा वेव किसी ना किसी मीडियम में चलती है, उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए, जरिया चाहिए, अदरवाइज वो ट्रैवल नहीं कर सकती फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट वेव जब मीडियम में ही चल सकती है तो लाइट वैक्यूम में कैसे चलती है? ये एक सवाल खड़ा हुआ कि वैक्यूम में लाइट क्यों चल पा रही है अगर सिर्फ मीडियम में ही चल सकती है कोई वेव। अगर लाइट वेव है तो फिर वो वैक्यूम में क्यों चल रही है? तो ये दो लिमिटेशंस थे, ये दो बातें ऐसी थी जिसकी वजह से वेव थ्योरी ऑफ लाइट तरक्की नहीं कर पा रही थी, उसकी ग्रोथ रुकी हुई थी। उसके बाद में इसका दूसरी वाली बात का हल कि लाइट अगर वेव है तो वैक्यूम में क्यों चल पा रही है, इसका जवाब दिया मैक्सवेल साहब ने। मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट दी। उन्होंने बोला कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पे असर पड़ता है। मैग्नेटिक मतलब वो उसके इंटर रिलेशन उन्होंने एक्सप्लेन किया, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो जब उन्होंने ये थ्योरी दी तो उससे एक्सप्लेन हो गया कि लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला था? एग्जैक्टली ये था कि लाइट जो है, लाइट वेव्स आर एसोसिएटेड विद चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। चेंजिंग इलेक्ट्रिक field produces a time and space varying magnetic field and a changing magnetic field produces a time and space varying electric field। तो इससे उन्होंने फाइनली बोला कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करोगे तो उससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, और इस इंटरडिपेंडेंस की वजह से जो चेंजेस आएंगे उसकी वजह से लाइट ट्रैवल करती है या वेव ट्रैवल करती है इन इवन वैक्यूम, यानी मीडियम के अलावा भी लाइट इसलिए ट्रैवल कर पाती है। तो अभी तक आपके पास 3 थियरीज ऑफ लाइट आ गई है, सही ना। कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट, दूसरा आपका वेव थ्योरी ऑफ लाइट, और तीसरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट मैक्सवेल की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर हमको बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे हाइगन्स प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस क्या होता है, सुपरपोजिशन क्या होता है, ये सारी चीजें जो कि कॉन्सेप्ट्स अगर आप समझ में ना आए तो ये काफी दिक्कत हो जाती है, तो इनको हम इस चैप्टर में समझेंगे। ओके, सो मूविंग ऑन टू द हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन प्रिंसिपल क्या है? जो कि क्रिश्चियन हाइगन ने जिसको दे करके अपनी बात प्रूफ की थी कि वेव ही है लाइट, ठीक है। उस पर चलते हैं। क्रिश्चियन हाइगन का प्रिंसिपल समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि वेव फ्रंट क्या होता है। तो वेव फ्रंट बेसिकली अगर आपने पूल में एक पत्थर फेंका, पानी का कोई एक वाटर बॉडी है, उसके अंदर रेस्ट पे है वो, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, आपने उस पर पत्थर मारा, पत्थर मारने से क्या होगा, उसके अंदर सर्कल्स इमर्ज होने लगेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, इस तरीके से।
और ये सर्कल्स जो है इनका डायरेक्शन बाहर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। शुरू में ये बिल्कुल करीब बनेंगे पत्थर के और उसके बाद में ये बाहर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और पूल के एंड तक जाएंगे। ठीक है, तो आप ये देखेंगे वेव फ्रंट इज बेसिकली दिस, ये जो है ना वेव बढ़ती जा रही है। वेव फ्रंट की स्पीड कैसे निकालते हैं, तो स्पीड ऐसे निकालते हैं कि जो जिस स्पीड से वेव्स आगे बढ़ेंगी वही स्पीड आपकी वेव की स्पीड होगी, है ना। और आप ये देखेंगे कि वेव फ्रंट जो है उसको एक चीज और बोली जाती है कि वेव की एनर्जी जो है वो परपेंडिकुलर, वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। ठीक है, तो वेव की एनर्जी हमेशा वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, दो प्रकार की वेव्स और हैं, एक आपकी स्फेरिकल वेव्स होती हैं और एक आपकी प्लेन वेव्स होती हैं। स्फेरिकल वेव्स क्या है, वो स्फेरिकली ट्रैवल करती हैं, स्फीयर्स में ट्रैवल करती हैं। ये सर्कल में फैल रही है, वो स्फीयर में फैलेगी। ठीक है, वो सब डायरेक्शंस में फैलती चली जाएगी, वो हो गई स्फेरिकल वेव। और आपका प्लेन वेव जो है वो वेव होती है जो कि इसी स्फेरिकल वेव का अगर सिर्फ आप कोई एक सरफेस ले लीजिए तो उसको आप प्लेन वेव बोलेंगे। यानी जो बॉल के फॉर्म में जो वेव फैल रही है उसका कोई एक पोर्शन ले लीजिए तो उस एक पोर्शन को आप प्लेन वेव बोलेंगे। यहाँ तक बात समझ आई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। सो क्रिश्चियन हाइगन ने कहा कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेव की पोजीशन पता है तो आप किसी और टाइम पे निकाल सकते हो। अब इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हाइगन ने एक और बात बोली थी, एक और कॉन्सेप्ट दिया था, वो था वेवलेट का। ठीक है, यानी छोटी छोटी वेव्स, स्मॉल वेव्स। तो उन्होंने कहा था कि वेव का कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट आप ले लीजिए, किसी भी वेव का, जैसे पानी के अंदर आपने पत्थर मारा तो सर्कल्स जो फैल रहे हैं उसमें से किसी भी एक सर्कल का कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, हर पॉइंट से सब्सिक्वेंट सब्सिडरी छोटी छोटी वेवलेट्स निकल रही हैं इस तरीके से, है ना। ये समझ रहे हैं आप, ये वेवलेट्स जो है ये कंस्ट्रक्ट हो रही है फ्रॉम एवरी सिंगल पॉइंट। ये आपकी वेव 1 है, ठीक है, और ये आपकी वेव 2 है। अब आपको करना क्या है, यहाँ जो ये कोइंसाइड कर रही है ना, इन पॉइंट्स को गौर से देखना है। ये पॉइंट्स पे से आपको मिलेगी आपकी सेकेंड वेव की डायरेक्शन या सेकेंड वेव का प्रोपगेशन किस तरफ होने वाला है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसी तरीके से आपकी जो वेव है वो ट्रैवल करेगी। यानी अगर ये इसको गोल गोल तरीके से आप समझे तो इसके 4 पॉइंट कोई भी मैं ले लेती हूँ, 1 2 3 4, और इससे एक वेव इमैनेट कर रही है ऐसे करके, यूं करके। तो यहाँ पर जो इनके पॉइंट्स आएंगे, जो टॉप पॉइंट्स आएंगे, वहां पर भी एक वेव होगी इस तरीके से। यानी हर वेव के अंदर से वेवलेट्स इमैनेट हो रही हैं और वहां से नई वेव्स कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। तो हाइगन का जो प्रिंसिपल है वो यूज करके आप वेव, अगले आने वाली वेव्स की पोजीशन भी निकाल सकते हो अगर आपको कोई पर्टिकुलर वेव मालूम है तो। ठीक है, तो अच्छा, इसके अलावा और कुछ है इसमें? ओके, हाइगन ने ये भी कहा कि वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सेकेंडरी वेवलेट्स का जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा और 0 होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और हाइगन बैक वेव के एब्सेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, मतलब वो सिर्फ आगे आगे की वेव दिखा रहे थे, पीछे की वेव का क्या होगा। भाई वेव तो सर्कल्स में मैनेट करती हैं और सर्कल्स में मैनेट करती हैं, तो फिर पीछे भी ये आपस में टकराएंगे पीछे वाली वेव से, तो उस चीज को वो बैक वेव को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो कह रहे थे कि भैया मैक्सिमम होगा एम्पलीट्यूड, इतना समझ लीजिए। ठीक है, ओके। इसी तरीके से हम हाइगन प्रिंसिपल को यूज करके ये भी पता कर सकते हैं कि मीडियम में किस तरीके, जब भी कोई वेव ट्रैवल करेगी तो उसका शेप क्या होगा। तो हाइगन प्रिंसिपल कोई बहुत डिफिकल्ट प्रिंसिपल नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर कोई वेव किसी पर्टिकुलर टाइम पे, टाइम ले लो 0 पे, कहीं उसकी पोजीशन आपको मालूम है तो आप किसी दूसरे टाइम पर उसकी पोजीशन निकाल सकते हो यूजिंग द कॉन्सेप्ट कि हर वेव के हर पॉइंट से नई वेवलेट्स इमर्ज करती हैं और वो नई वेवलेट्स जन्म देती हैं फिर दूसरी वेव को, सब्सिक्वेंट वेव, फिर वेव, फिर वेव, फिर वेव।
हाइगन प्रिंसिपल में जो कमी थी वो ये थी कि हाइगन बैक वेव के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि ये पीछे भी तो इमर्ज होगी ना, पीछे वाली कहाँ जा रही है, वेव सर्कल्स में बनती है तो पीछे वाली कहाँ जा रही है, वो पीछे से क्यों नहीं टकरा रही, तो ये चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब हाइगन के प्रिंसिपल को यूज करके अगले वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की और रिफ्लेक्शन की, कि प्लेन सरफेस पे जब रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है तो उस पे हाइगन ने क्या कहा, वो कैसे होगा। ठीक है, this is sufficient for this video. Okay, we'll meet in the next video.